नमस्कार मित्रों। आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। और आज मैं तज़यीन अदब फेसबुक पेज पर अपनी कुछ कविताओं के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। मुझे लगता है कुछ और साथी जुड़ जाएं। इसके बाद यह बातचीत, यह कविता पाठ आरंभ करते हैं। तज़यीन अदब के संयोजक और हम सभी के प्रिय मित्र इम्तियाज अहमद दानिश साहब का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और यह मौका दिया कि अपने कुछ कविताओं के साथ आप सभी के समक्ष आ सकूं। यह भी क्या यह एक सुखद संयोग रहा कि जनवरी के अंत में 2019 जनवरी के अंत में जब मैं अपने कुछ घरेलू कार्यों से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पटना बिहार पहुंचा तो ट्रेन में ही अरुण सितांश जी से बातचीत हुई और वहीं यह तय हुआ कि हम लोग शीघ्र आरा में मिलेंगे। और यह एक मेरे लिए महत्वपूर्ण पल रहे कि मैं अपने मित्रों से, अरुण जी से, इम्तियाज भाई से और इसी मंच से, तज़यीन अदब के ही मंच से उस दिन मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन था। तो वहाँ उपस्थित अपने कई साथी रचनाकार मित्रों से मिलना जुलना हो सका, एक दूसरे को सुनना और कुछ सुनाना संभव हो पाया। उस कार्यक्रम में सुमन कुमार सिंह जी, किरण कुमार जी, सिद्धार्थ वल्लभ जी, आशुतोष कुमार पांडे जी, कुर्बान भाई, कुर्बान खालिश भाई समेत उर्दू के भी कई शायर उपस्थित रहे। आरा का या कहिए बिहार का या कहिए उत्तर भारत का या कहिए बहुसंख्यक भारत का यह एक खास विशेषता रही। दिल्ली से लेकर पटना तक और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर, पश्चिम भारत में भी कई जगहों पर जब उर्दू के मंच से हिंदी के कवि आते रहे और हिंदी के मंचों पर उर्दू के शायर बुलाए जाते रहे। ऐसी ही एक कोशिश तज़यीन अदब के संयोजक भाई इम्तियाज अहमद कर रहे हैं। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं अपनी कुछ कविताएं आपके बीच रखता हूं
और संयोग ऐसा रहा कि अपना तीसरा कविता संकलन पोले झुनझुने मैं अपने साथ ले गया था और वहाँ अरुण जी को और इम्तियाज भाई को अपना यह संकलन भेंट किया। जब मेरे इस कविता पाठ का कार्यक्रम तय हुआ तो मैंने इम्तियाज भाई से यह निवेदन किया कि आपने चूँकि यह संग्रह पढ़ा है तो अपनी कुछ इस संग्रह से अपनी पसंद की कुछ कविताओं का जिक्र करें ताकि मैं उन्हीं कविताओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। अभी कुछ देर पहले फ़ोन पर ही उन्होंने मेरी कुछ कविताओं की चर्चा की तो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत अपनी उन्हीं कविताओं से करूं। संभव है आप में से कुछ मित्र गण उन कविताओं को पहले भी सुने हुए हों। खैर, दोबारा सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है और मेरे लिए भी बार बार अपनी उन रचनाओं से गुजरना निश्चय ही एक रचनात्मक सुख तो प्रदान करता ही है। पहली कविता है आर्ट्स फैकल्टी। छोटी छोटी कविताएं हैं, उनसे बात की शुरुआत करता हूं। कविता है आर्ट्स फैकल्टी। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही जब एमए के दिनों में छात्र राजनीति के बीच और जुड़ने और अलगाव के बीच यह छोटी कविता सृजित हुई, आर्ट्स फैकल्टी। कुछ लोग मौके बेमौके खेमे बनाते चले गए। इस तरह छोटे छोटे कई उपसमूह हो गए। अब हमारा भी एक उपसमूह है, लेकिन ठहरिए, यह अलगाव की नीयत से बना कोई उपसमूह नहीं है। यह उसी बड़े से समूह का अवशेष है जिसके कुछ लोग किसी भी खेमे में नहीं गए। मित्रों, यह कविता कादम्बनी के फरवरी 2014 अंक में प्रकाशित है और इसके बाद एक कविता है कश्ती हथेली। हथेली जो महसूस हो रही है तुम्हें कंधे पर अपने, कभी भी बन सकती है मुट्ठी। हथेली जो महसूस हो रही है तुम्हें कंधे पर अपने, कभी भी बन सकती है मुट्ठी और कस सकती है तुम्हारे गले के चारों ओर। चौंको मत, चौंको मत, उंगलियों के दबाव से बदल जाती है दुनिया। प्रेम के शब्द गढ़ लेते हैं परिभाषा हिंसा की। और इसी संकलन से एक और कविता बुआ को सोचते हुए। इस बीच जो साथी हमारे जुड़ चुके हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इम्तियाज भाई, रविशंकर जी, अरुण जी, आप सभी जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा रोहिणी जी, आप सभी का
हार्दिक धन्यवाद। एक कविता बुआ को सोचते हुए। मेरी बुआ का मेरे गांव पटना के एक गांव में उसका देहांत हुआ। मैं उन दिनों विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में था। मेरी पढ़ाई लिखाई प्रभावित न हो, मेरी परीक्षा प्रभावित नहीं हो, पिता जानबूझकर इस विषय पर चुप रहे। और बाद में जब मैं जाना उनके निधन को लेकर, तब यह कविता अपने पिता को संबोधित करते हुए अपनी उस लाडली प्यारी दुस्साहसी बुआ के लिए लिखा। बुआ को सोचते हुए। काफ़ी पहले यह कविता गगनांचल नई दिल्ली में प्रकाशित हुई थी। बुआ को सोचते हुए। वह विधवा थी, लेकिन उसके पास तेरा परिवार था। वह निसंतान थी, लेकिन उसके पास तेरे बच्चे थे। पिता, भूलना मत जिद्दी अपनी उस बहन को, वक्त को झुठलाती जिसकी आत्म दृढ़ता से समय भी सशंकित हुआ। पिता, भूलना मत जिद्दी अपनी उस बहन को, वक्त को झुठलाती जिसकी आत्म दृढ़ता से समय भी सशंकित हुआ। अकाल मृत्यु मिली उसे जब उसका अपना बसा घर उजड़ा। उस अभागी निरंकुश गिरहस्थन को एक घर चाहिए था और उसने तेरा घर चुना। मां और हम सभी उकता जाते थे जिससे कोक सूनी एकाचारणी की वह स्वार्थ संकीर्णता तुम्हारे हित में होती थी। अपना सब कुछ होम कर भी रास नहीं आई तुम्हें वह। पिता, कभी कभी याद कर लेना अवांछित अपनी उस लौह बहन को जो तेरे लिए लड़ी अंत तक निस्वार्थ दुत्कारे जाने के बावजूद। मेरे पिता इस कविता को सुनकर काफ़ी भावुक हुए और अपने कई सहयोगियों मित्रों को यह कविता लंबे समय तक पढ़वाते रहे। प्रज्ञा रोहिणी जी को आर्ट्स फैकल्टी कविता अच्छी लगी, धन्यवाद। अजहर रसूल भाई जुड़ गए हैं, शुक्रिया। और इसी संग्रह से एक कविता दिल्ली जो आउटलुक में आई और बाद में राधेश्याम तिवारी जी ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली के लिए दिल्ली पर केंद्रित कई कविताओं का संकलन संपादन कार्य किया, तो संयोग से उनकी नज़र आउटलुक में प्रकाशित इस कविता पर भी गई और उन्होंने उस संकलन में, उस विशद संकलन में इस कविता को भी जगह दी। दिल्ली 84 पृष्ठों पर है, मैं एक बार निकाल लूं जी। खुर्शीद सहर भाई, स्वागत, आप जोड़े, अच्छा लगा। दिल्ली, छोटी छोटी दो कविताएं हैं। दिल्ली पिक्चर पोस्टकार्ड पर, आतिश साहब धन्यवाद। पिक्चर पोस्टकार्ड पर रोशनी से जगमगाते शहर के कुछ अंधेरे हिस्से भी होते हैं। पिक्चर पोस्टकार्ड पर रोशनी से जगमगाते शहर के
कुछ अंधेरे हिस्से भी होते हैं। हो सके अगर तो उजाले से निकल बाहर, कभी उधर भी जाकर आओ जरा। बाद में 2017 में इस संकलन से पहले ही मेरा उपन्यास 25 वर्ग गज प्रकाशित हुआ, जिसमें दिल्ली के इन्हीं अंधेरे इलाकों का चित्रण है। 25 वर्ग गज जो वहाँ की जे कॉलोनी है और दर्जनों की संख्या में है, जहाँ लाखों लोग रहते हैं, हजारों परिवार रहते हैं। 225 वर्ग फीट के मकान में, और कई बार नीचे की मंजिल किसी और की, ऊपर की मंजिल किसी और की, और मध्य की मंजिल किसी और की होती है। तो किस तरह से गुजर बसर करते होंगे, यह पूरा विवरण मेरे उपन्यास 25 वर्ग गज में है। संयोग से मुझे यह बात ध्यान में आई। इसी कड़ी में दिल्ली श्रृंखला में ही दूसरी कविता है दिल्ली 2। मैं चाहता हूं दिल्ली में कुछ दिनों के लिए ब्लैक आउट हो जाए। मैं चाहता हूं दिल्ली में कुछ दिनों के लिए ब्लैक आउट हो जाए। मैं देखना चाहता हूं जगमगाते उजालों के बावजूद अपराध राजधानी बना यह शहर सचमुच के अंधेरे में क्या गुल खिलाता है। रोशनी में जो दिखता है वह हमें अक्सर चकाचौंधी करता है। मैं अंधेरे में भारत की राजधानी का फक पड़ता और सफेद होता चेहरा देखना चाहता हूं। आउटलुक 1 से 15 अगस्त 2015। इम्तियाज भाई, अजहर रसूल भाई, हार्दिक धन्यवाद। और मित्रों, इसी संकलन में पोले झुनझुने में ही मेरी एक कविता है बहनापा, 157 पृष्ठ पर है, जरा निकाल लूं। बहनापा। जिन साथियों के नाम मुझे किसी कारण से अगर नहीं दिख पा रहे हों और मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो कृपया भी मुझे माफ करें। बहनापा। बाल्टी कहती है रस्सी से, बाल्टी कहती है रस्सी से, डूब कर गहरे कुएं में हर बार बाहर निकलती हूं तुम्हारे सहारे, जुड़ी रहकर तुमसे, तुम्हारा बंधन ही आखिर मेरा बचाव है। सुमन कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद, स्वागत। बाल्टी कहती है रस्सी से, डूबकर गहरे कुएं में हर बार बाहर निकलती हूं तुम्हारे सहारे, जुड़ी रहकर तुमसे, तुम्हारा बंधन ही आखिर मेरा बचाव है। अपनी वेणी के आलिंगन पाश में भरकर बड़े ही प्यार से रस्सी जवाब देती है। अपनी वेणी के आलिंगन पाश में भरकर बाल्टी को बड़े ही प्यार से रस्सी जवाब देती है। क्या? धीरे से। बाल्टी को गहराई, कालीमा, अपशकुन, फिसलन, हर तरह के संशय जोखिम को चिरती साहसपूर्वक तुम उतरती हो किसी कुएं के सोते सघन जल की अलसाई गहराई तंद्रा को भंग करने उसकी सतह पर छपाक से हलचल उठाती भरपूर अपने पदाघात से
और डूबकर स्वयं सर्वप्रथम तुम लाती हो अपने साथ भरकर टटका मीठा जल किसी की तपती विनीत अंजलि के निमित्त, किसी की तपती विनीत अंजलि के निमित्त तुम्हारे साहस को मैं सिर्फ खींचती हूं। दोनों ही अनभिज्ञ हैं कदाचित एक दूसरे के प्रति अपने बहनापे से। दोनों ही अनभिज्ञ हैं कदाचित एक दूसरे के प्रति अपने बहनापे से। सुमन जी कह रहे हैं और थोड़ी धीमी गति में बजे तो मजा आए। जी, मैंने थोड़ा प्रयोग करते हुए जल तरंग को बजाने की कोशिश की थी लैपटॉप पर। मैं इसकी आवाज कम कर रहा हूं। जी, और मित्रों, एक कविता का जिक्र इम्तियाज भाई कर रहे थे चाकू की नोक पर, तो मैं उस कविता को आप सभी के बीच रखता हूं। चाकू की नोक पर, यह मेरे तीसरे संग्रह पोले झुनझुने में है और संयोग से चाकू पर एक कविता मेरे दूसरे संकलन मैं सड़क हूं में भी है, तो मैं इसके बाद उस संकलन से भी वह कविता सुनाता हूं। चाकू की नोक पर एक। डराया जाता है स्त्रीत्व, बचपन, बुढ़ापा और बाजार। डराया जाता है स्त्रीत्व, बचपन, बुढ़ापा और बाजार चाकू की नोक पर रौंदी जाती है। लज्जा, मासूमियत, अनुभव सिद्धि और संपदा। इसी में दूसरी कविता है दो, चाकू की नोक पर दो। छोटा चाकू पूछता है अपने से बड़े किसी दूसरे चाकू से, तुम्हारी जरूरत क्यों? बड़ा चाकू एक मीठी धौल देता है छोटे चाकू की चमकती पुलकती मूठ पर, क्योंकि आगे बढ़ गए मनुष्य ऐसी प्यार भरी धौल नहीं जमा पाते, पीछे रह गए अपने साथियों की पीठ पर। तो जो कार्य कई बार हम मनुष्यों से रह जाता है, कई बार हमारी बनाई वस्तुएं वह कार्य करती हैं। एक मानवीकरण और एक तंज का एक छोटा सा प्रयास। और दूसरे संकलन में चाकू पर एक कविता है, उसका शीर्षक चाकू ही है। मैं उसे सुना रहा हूं, मैं सड़क हूं से। धन्यवाद अरुण जी, सुमन जी, खुर्शीद सहर जी। चाकू। चाकू टटोलता है अंधेरी रात की गाढ़ी रहस्यमयी डरावनी चादर को, कोशिश करता है भांपने की उसके इरादे भी। अपनी झक सफेद धातुई कांति को, अपनी झक सफेद धातुई कांति की भेदक द्रुतमयता में कदाचित पूछना चाह रहा हो वह अविचल खामोश पसरी रात्रि देवी से, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है?
तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। फुसफुसाती है अंधेरी रात अपने स्याह होठों से, चाकू की शीतलता को एक निरशंस नामालूम सी उष्णता देती, उसकी धार को कुछ और पैना करती, अपने तई कहती है मेरे और तुम्हारे मेल से ही पैदा होती है भयानकता और क्रूरता, जिसके प्रभाव में मनुष्य होकर योजनाबद्ध तो कभी आकर आवेश में साधता है अपना स्वार्थ, आक्रोश और जाने कैसे मनोविकार और रोग, और इस तरह निकाल फेंकता है वह गले की अपनी कोई फांस, तो कभी रास्ते का कोई अवरोध एक झटके में रक्त रंजित करता तुम्हें और खौफनाक बनाता मुझे हमेशा हमेशा के लिए। चाकू अबोला भींगता रहा रात्रि के अंदर जमी इस करुणा के बहाव से, खुले आसमान तले सुबह होने तक। यह दूसरे संकलन से इसी विषय पर एक कविता। इस बीच हमारे साथी आफ्ताब अख्तर जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद। और वापस मैं अपने इस नवीनतम संकलन से एक दो कविताएं और सुनाता हूं। एक कविता जो कुछ कथात्मक है उसे भी सुने, और जब पोले झुनझुने पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली के पुस्तक मेले में हो रहा था तो अनामिका जी ने भी इस कविता को उद्धृत करते हुए कुछ बातें कही थी। 3 बहनें, इसमें कैसे बदलते स्त्री पुरुष संबंध हैं और कैसे पुरुष भी अपने नजरिए को बदलने की यथासंभव कोशिश कर रहा है। 3 बहनें। अजहर रसूल जी धन्यवाद, अरुण जी धन्यवाद, कुर्बान आतिश साहब धन्यवाद। 3 बहनों वाले एक घर में करता रहता हूं फोन। 3 बहनों वाले एक घर में करता रहता हूं फोन, देर रात तड़के सुबह जब कभी। भुला दें अगर मामूली बेमतलब सी दोस्ती को, तो नहीं है कुछ भी रिश्ता उनके साथ मेरा। भुला दें अगर मामूली बेमतलब सी दोस्ती को, तो नहीं है कुछ भी रिश्ता उनके साथ मेरा। छोटी को तो देखा भी नहीं मैंने आज तक, और सचमुच आज तक उसे देखना नहीं हुआ। हाँ, फेसबुक पर उसके चित्र अवश्य देखें। छोटी को तो देखा भी नहीं मैंने आज तक, बड़ी बड़ी हम पेशा है और मझली रह चुकी है सहपाठिन। बड़ी हम पेशा है और मझली रह चुकी है सहपाठिन। बहुत कम याद फोन नंबरों में एक नंबर है उस घर का भी मेरी जुबान पर। बैसाखी नहीं लेनी पड़ती डायरी की उस घर तक जाने के लिए, और बातें करता हूं संकोच पूर्वक अधिकार से, निराशा में खुशी के क्षण विशेष पर धीरे धीरे और ज्यादातर जोर से। शायद इस समय भी मैं कुछ
जोर से ही अपना पाठ कर रहा हूं, आदतन मजबूर, माफ करेंगे। खुर्शीद साहब भाई धन्यवाद। तीनों के मिजाज अलग अलग हैं। बड़ी को आप कहता हूं और छेड़ता हूं तुम के अंदाज में। छोटी कहने भर को है छोटी, ज्यादातर फोन उठाती है वही। बड़ी या मझली के फोन पर आने तक होती है उससे बातचीत। कई बार उन दोनों के न होने पर अपनी प्रलाप अवधि का कोटा पूरा करता हूं उस बेचारी से, और वह बेचारी कई बार बना डालती है बेचारा मुझे। अच्छा लगता है उससे परास्त होना। उसकी अनौपचारिकता में पाता हूं लड़की में प्रचलित सहमेपन का निषेध। मझली सोच सोच कर नपी तुली बात करती है। संकेत भर देकर एक चतुर खिलाड़ी की तरह गेंद हमेशा सामने वाले के पाले में डाल देती है। संवेदनशीलता और शब्दों के बीच संतुलन साधे रहती है वह। संवेदनशीलता और शब्दों के बीच संतुलन साधे रखती है वह। सोचता हूं, सोचना अच्छा लगता है, निष्प्रयोजन। उनके और उनके घर के बारे में बाकी घरों की तरह परेशानियां वहां भी होंगी, लेकिन कोई एक सरोकार है, ऊष्मा बरकरार है। उनमें लोगों के प्रति एक जीवंतता है जो खीज और निराशा को अल्पांश ही जगह लेने देती है उस घर में। अवसरवादिता से परे विश्वास और सौहार्द की लेन देन मर्यादाओं के भीतर कर पाता हूं फोन। तभी तो कुंवारी बेटियों से भरे पूरे इस घर में धड़ल्ले से सोचता हूं, सोचना अच्छा लगता है, निष्प्रयोजन उनके घर के बारे में। यह कविता इंद्रप्रस्थ भारती जुलाई दिसंबर 2000 में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद प्रज्ञा जी, अरुण जी। और इम्तियाज भाई मुझे समय का इशारा कर देंगे। अगर ज़्यादा समय ले रहा हूं तो इस पाठ को यहीं समाप्त कर देंगे। और एक कविता का जिक्र उन्होंने किया था, आओ। यह भी एक प्रेम कविता है, गिरहस्ती में प्रेम की एक कविता है, आओ। मुझे लगता है समय हो ही गया होगा, तो इस बातचीत को इस कविता के बाद समाप्त कर देने में ही भलाई है। आओ, एक बार मैं उस कविता को जरा निकाल लूं। आओ। शुक्रिया खुर्शीद सहर जी। आवाज आप तक सही से पहुंच सके इसके लिए पंखे को बंद कर रखा है, उसे छुट्टी दे रखी है कुछ देर के लिए। आओ, आओ, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आओ। आओ, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच आओ। सारी नाराजगियों के रहते भी आओ कि प्यार करें इस अंधेरे में, एक दूसरे से लगकर,
एक दूसरे को आलोकित करें, एक दूसरे से लगकर एक दूसरे को आलोकित करें। आओ कि दुनियादारी लगी रहेगी कि इसी दुनियादारी में प्रेम के लिए भी कोई कोना सुरक्षित रखना ही होगा। आओ कि बच्चे सो गए हैं, आओ कि बच्चे सो गए हैं, आओ कि बड़ों का एक दूसरे से सुख दुख साझा करने का यही समय है। जानता हूं कि थकान हावी है शरीर पर, जम्हाई आ रही है, पोर दुख रहा है बदन का। मगर आओ कि कुछ देर और विलंबित रखें अपनी थकान को, अपनी नींद को। कल रविवार है, सुबह देर तक सोते रहेंगे, इसके एवज में किसी भी सूरत में सिर्फ इसके लिए समय निकालना आज भी हसरत की चीज है कि गृहस्थी के तमाम दबावों के बीच इस प्रेम को भी एक अनिवार्य अंग मानकर चलना होगा। आओ कि घर की उठापटक तो चलती रहेगी, कि इसी उठापटक में प्रेम भी किया जाए, कि गृहस्थी में निश्चिंतता कभी नहीं आ पाएगी, शायद उसकी जरूरत भी नहीं। आओ कि प्रेम करते हुए ही कुछ निश्चिंत हुआ जाए। धन्यवाद। और अरुण जी कह रहे हैं कि 10 मिनट है, बीच में ही उन्होंने ये बात कही, तो मुझे लगता है एक छोटी कविता और सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूं। आप भी भोजन की ओर मुखातिब होंगे। एक और प्रेम और उष्मा से ही जुड़ी हुई कविता, और इसी को आज के इस कार्यक्रम के लिए अंतिम कविता मानते हुए मैं विदा भी लेना चाहूंगा। अंगीठी बना चेहरा, अंगीठी बना चेहरा। दरवाजे के आगे कुर्सी पर बैठा, खुले चमकते आकाश को निहारता, फैलाए पैर निश्चिंतता से, पीता तेज धूप को, जी भर आंखें बंद किए तुम्हें सोच रहा हूं। दरवाजे के आगे कुर्सी पर बैठा, खुले चमकते आकाश को निहारता, फैलाए पैर निश्चिंतता से, पीता तेज धूप को, जी भर आंखें बंद किए तुम्हें सोच रहा हूं। और तुम आ गई हो, दुनिया की सुध बुध भुलाती, मेरी चेतना में, मेरी पेशानी पर दपदपाते चमकते बूंदों की शक्ल में, जैसे आ जाती है कोयले में सूरज की लाली, या फिर अंगीठी की गोद में उग आते हैं नन्हे नन्हे कई सूरज चमकदार, लह लह करते कोयलों के। तुम तपा रही हो मेरे चेहरे को, तुम तपा रही हो मेरे चेहरे को, और मेरा चेहरा अंगीठी बन गया है जिस पर तुम अब रोटी सेंकने लगी हो, जिस पर तुम अब रोटी सेंकने लगी हो मेरे लिए ही। तुम्हारे सधे हाथों की लकदक करती उंगलियां जल जाती हैं, झन्न से छुआती हैं जब गर्म किसी कोयले से, और झटक लेती हो तुम
अपना हाथ तुलसी में एकदम से, मगर बैठे हुए जस का तस, भूख के पास स्वाद की दुनिया रचती, भूख के पास स्वाद की दुनिया रचती। बैठकर मेरी पेशानी पर चुहचुहा रही हो तुम, बूंद बूंद में ढलकर, और मैंने ढीला छोड़ दिया है अपने अंग प्रत्यंग को। तुम उतर रही हो आहिस्ता आहिस्ता पोर पोर में, और मैं उठना नहीं चाह रहा हूं कुर्सी से, जो प्रतीत हो रही है अब तुम्हारी गोद, पृथ्वी का सबसे अधिक सुरक्षित, सबसे अधिक गर्म कोना मेरे लिए। धन्यवाद मित्रों, और धन्यवाद तज़यीन अदब, आप सभी मित्रों का हार्दिक आभार कि आप अपने व्यस्त समय के बीच, अपने सृजनात्मक समय के बीच मेरी कुछ कविताओं के लिए समय निकाल सके। यह मंच लगातार कई बेहतर कार्यक्रम कर रहा है। आगे आने वाले रचनाकारों को भी उनके पाठ के लिए, उनकी रचनाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।